फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सृष्टि द फ्यूचर में। जैसा कि पेट की परीक्षा नजदीक है और पेट का रिवीजन, जो पेट की परीक्षा है उसके लिए जो रिवीजन सीरीज है उसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है, हम भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से क्या है इसकी शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम इसके लिए क्या है, किसी चीज को पढ़ने से पहले उसके सिलेबस और वहां से आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आप गत वर्षों के पेपर देखेंगे तो लगभग यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन हर बार पूछे गए हैं। दोनों 2 साल के एग्जाम हुए हैं, उनमें हर शिफ्ट में आप देखिए कहीं ना कहीं आपको इस पोर्शन से, भारतीय संविधान और लोक प्रशासन से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अब सिलेबस इसीलिए समझना जरूरी है क्योंकि जब तक सिलेबस की जानकारी नहीं होगी आप कुछ नहीं कर सकते। तो पहले क्या है, भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान क्या है, इसमें विकास और विकास के बाद उसमें कौन कौन से हमने कहाँ कहाँ से प्रावधान लिए, ये सब आएगा विकास में। जैसे आप विगत वर्षों के क्वेश्चन पेपर देखें तो 1935 के अधिनियम से इन 2 वर्षों में लगभग लगभग 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप पेपरों की जांच कीजिए। तो भारतीय संविधान के विकास क्रम को पढ़ना उसके परिप्रेक्ष्य में बहुत जरूरी है। अगर उसी क्रम में संविधान की विशेषताएं, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का जो संविधान है वो कैसा है, लिखित और कठोर है या लिखित और नरम है, ये सब वहां से क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। वो क्वेश्चन है आपका कि जो 39 आर्टिकल 39 है उसमें सामाजिक न्याय की बात कही गई है और न्याय उपलब्ध कराने की बात कही गई है। ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में से भी क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे आर्टिकल 30 पूछा गया है, ठीक, जो भाषाई अल्पसंख्यकों की बात करता है उससे संबंधित क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। उसके बाद में आर्टिकल 19 पूछा गया है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित मौलिक अधिकार से भी क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस जगह से पूछे गए, वो भी 1935 के अधिनियम से पूछे गए। उसके बाद में संसदीय प्रणाली, केंद्र राज्य संबंध, संघ क्षेत्र, इससे भी तक क्वेश्चन नहीं आया है। सर्वोच्च न्यायालय से क्वेश्चन आया है, जिला प्रशासन से नहीं आया है, स्थानीय निकाय से 1-2 क्वेश्चन पेपर में देखे गए हैं। तो हम शुरुआत करते हैं भारतीय संविधान के विकास से। तो देखते हैं भारतीय संविधान का विकास। तो ये पहला सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये तो इसकी एक विशेषता है, वो मैंने यहाँ नोट कर दी, ये एग्जाम में आई भी है। अगर हम विकास क्रम की बात करें कि इसका विकास क्रम कैसे कैसे हुआ, तो सबसे पहले अगर हम संविधान की बात करें तो ये एक लिखित दस्तावेज होता है जिसके अनुसार हम क्या करते हैं, किसी देश की सरकार को चलाने का काम करते हैं। सीधी सीधी डेफिनेशन ये है, इसमें विधि लिखी हुई होती है। अगर हम विकास क्रम की बात करें कि विकास क्रम होता क्या है, तो एक हमने जो संविधान बनाया उसको शुरुआत वहां से हुई। तो जैसे रेगुलेटिंग एक्ट है 1773, तो सीधे सीधे क्वेश्चन यही बन जाता है, रेगुलेटिंग एक्ट कब आई, तो 1773 में आई। भारत में कंपनी का शासन था, कंपनी ने अपने नियम बनाना शुरू किए, एक बॉडी का कंट्रोल बोर्ड का गठन किया, उसमें कुछ सदस्य नियुक्त किए और उसी के अनुसार क्या है, उसने अपना अपना शासन करना शुरू कर दिया। ठीक, उसी में रिफॉर्म करके ब्रिटिश इंडिया एक्ट आया 1784 में, फिर चार्टर अधिनियम 1813, 33, 53, 58, 61, फिर 1909, 1919, 1935, 1947 में, जिसके तहत भारत को स्वतंत्रता दे दी गई। अब हम देखो रिवीजन सीरीज है तो रिवीजन के हिसाब से पढ़ेंगे। तो पहला हम पढ़ते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक, इस क्रम में हम देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो सीधा सीधा यही से एक क्वेश्चन बन जाएगा कि कब आया, तो ये कब आई, 1773 में आई। उसके बाद में क्या है, इसमें क्या किया गया, जो कलकत्ता के अधीन क्या कर दिया गया, गवर्नर बनाकर एक बॉडी का निर्माण कर दिया गया, इसमें कंट्रोल बोर्ड बनाया गया और कलकत्ता के अधीन क्या है, मद्रास और बम्बई को इसके अधीन लाया गया। ठीक, तो क्वेश्चन पूछ लेंगे किसके अधीन कौन कौन था, तो मद्रास और बम्बई था। उसके बाद गवर्नर, इसमें गवर्नर को क्या कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और ये कई बार पूछा गया है, वारेन हेस्टिंग्स, पैट में नहीं पूछा गया लेकिन अदर एग्जामों में ये पूछा गया है। तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल पूछे आपसे, तो वारेन हेस्टिंग्स इसके क्या थे, गवर्नर जनरल थे बंगाल के। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस वर्ष हुई, तो ये 1774 में हुई। और इसके पहले न्यायाधीश कौन बने, पहले न्यायाधीश, ठीक, न्यायाधीश ये जो बने थे
वो बने थे एलिजा एम्पे। ये भी कई बार पूछा गया है। उसके बाद में रेगुलेटिंग एक्ट में ही क्या सुधार करने के लिए ही क्या लेकर आए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। और इसकी विशेष बात ये थी, इसमें भारत में ध्वज शासन की शुरुआत की। ध्वज शासन का मतलब ये होता है कि विषयों को 2 भागों में बांट दो और एक को महाराजाओं को दे दो और एक खुद रखो। तो इसमें अंग्रेज बहुत चालू थी, वो क्या है राजस्व वगैरह इन्होंने अपने हाथों में रखा और जो कल्याणकारी काम थे वो क्या थे, राजाओं या नवाबों को सौंप दिए गए थे। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। चार्टर अधिनियम 1813 रिवीजन सीरीज है, तो सिर्फ पॉइंट ही बता रहा हूं मैं जिनके जो विभिन्न एग्जामों में अब तक पूछे गए। तो क्या है इसमें क्या किया गया, कंपनी का अधिकार चल रहा था तो उसमें कर दिया गया कंपनी का जो व्यापार है वो चीन के साथ बना रहा। ठीक, भारत में इसको समाप्त कर दिया गया लेकिन चीन के साथ उनका क्या है व्यापार बना रहा। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कई एग्जाम में पूछा गया है कि सभी ब्रिटिश नागरिक भारत में व्यापार कर सकते हैं, अर्थात भारत के द्वार सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए खोल दिए गए। इससे क्या है यहाँ पर जो उद्योग धंधे थे भारतीयों के वो क्या हो गए, नष्ट हो गए। तो ये क्या है एक तरीके से मुक्त व्यापार, जो आज का कंसेप्ट है ना, मुक्त व्यापार के निर्देशों के साथ होता है। पहली बार क्या है ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भारत में होने लगा। उसके बाद में पहली बार भारत में भारतीयों की शिक्षा पर खर्च करने के लिए 1,00,000 रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया, जो अभी तक खर्च नहीं हुए। ठीक, इसका मतलब ये है कि अंग्रेजों ने सिर्फ प्रावधान किया था, उनको कभी अप्लाई नहीं कर पाए। तो ये कई बार पूछा गया है कि किस अधिनियम में, चार्टर अधिनियम में शिक्षा पर 1,00,000 रुपए खर्च करने की बात कही गई थी। तो ये था आपका चार्टर अधिनियम 1813 में। तो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 33। इसमें क्या है जो कंपनी व्यापार कर रही थी उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। जो चीन तक था वो चीन तक भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया व्यापार। अब केवल कंपनी क्या करे, शासन करे। व्यापार कौन करेगा, वहां के जो नागरिक है। मुक्त व्यापार की नीति घोषित कर दी थी, वो क्या है जगह जगह पर जाकर अपने व्यापार उन्होंने स्थापित किए। अब यहाँ पर आकर क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बंगाल के गवर्नर जनरल को बदल क्या कर दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। जो गवर्नर बंगाल का था जो 1773 में किया गया था उसको अब बदलकर क्या कर दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल। और इसमें पहली नियुक्ति क्या हुई, बेंटिंग की हुई। ठीक है, विलियम बेंटिंग की हुई। उसके बाद में विधि सदस्य की नियुक्ति चौथे सदस्य के रूप में, जिसमें 3 सदस्य होते थे जो इसकी गवर्निंग बॉडी होती थी उसमें, लेकिन इसमें क्या कर दिया विधि सदस्य के रूप में 14 सदस्य को भी क्या कर लिया गया, सम्मिलित कर लिया गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विधि आयोग। अभी भी भारत में विधि आयोग का गठन होता है। तो पहली बार विधि आयोग का गठन कब किया गया, तो इसी 1833 के एक्ट के तहत 1834 में इसका गठन किया गया और इसकी अध्यक्षता किसने की, मैकाले ने इसकी अध्यक्षता की। ये बहुत बार पूछा गया है, ये आप रिवीजन में याद रखें। सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का पहला प्रयास किया गया, लेकिन असफल प्रयास था, लोगों ने इसका, अंग्रेजों ने ही खुद इसका विरोध किया। दास प्रथा को खत्म करने की पहली शुरुआत 1833 के एक्ट में की गई, लेकिन आगे चलकर एलन बरो ने क्या कर दिया, 1843 में इसको समाप्त कर दिया। ठीक, दास प्रथा, तो ये पूछा जाता है कि इस अधिनियम के तहत दास प्रथा समाप्त करने की बात, तो ये थी आपकी 1833 में। अब देखते हैं अगला, ये इंपॉर्टेंट है 1858 क्या हुआ, 1857 में विद्रोह हुआ। विद्रोह के कारण जल्दी से क्या है इन्हें परिवर्तन करना पड़ा और इन्होंने क्या है जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसकी स्थापना 1773 के रेगुलेटरी एक्ट में हुई थी उसको खारिज कर अब क्या कर दिया, भारत में राज्य सचिव की एक काउंसलिंग बॉडी बनाई गई, यानी एक परिषद बनाई गई। उसमें 15 सदस्यीय बॉडी थी। इसको राज्य नाम जो इसका जो सचिव नियुक्त किया जाता था उसको नाम दिया गया भारत राज्य सचिव। ठीक, भारत राज्य सचिव। तो पूछ लेंगे भारत राज्य सचिव पद का कब सृजन किया गया, तो ये 1858 में इसका सृजन किया गया। उसके बाद अगर पूछें ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण आ गया। अब जब कहते हैं ना कि महारानी के कब्जे में कब आया भारत या ब्रिटिश का सीधे सीधे, उससे पहले तो कौन था, कंपनी थी। अब कंपनी की जगह कौन आ गया यहाँ पर, कंपनी की जगह पर यहाँ पर आ गया ब्रिटिश
संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया। अब जो पहले वायसराय कहा जाने लगा था 1833 में, अब क्या हो गया, वो भारत का गवर्नर जनरल की जगह वो क्या हो गया, वायसराय। अब उसको पदवी क्या दे दी गई, वायसराय। और पहला जो वायसराय बना वो क्या बना, कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड वॉर्ड के चक्कर में मत पड़ो, बस क्या है, कैनिंग कौन बना था, पहला वायसराय। उसके बाद में 1861 का आता है भारत शासन अधिनियम। इसमें पहली बार जो आज आप मंत्रिमंडली देखते हैं ना, मंत्रिमंडल, ये मंत्री वो मंत्री, तो इसकी नींव पहली बार कब रखी गई थी, 1861 में रखी गई थी। पहली बार इसमें 3 भारतीयों को भी शामिल किया गया, मनोनीत किया गया। उसमें एक बनारस के राजा थे, बनारस के राजा, दूसरा आपके पटियाला के राजा थे, और तीसरा सर दिनकर राव को इसमें क्या किया गया, शामिल किया गया। जो अध्यादेश है, जो आज हम लेकर आते हैं, भारत सरकार लेके आती है, ठीक, जो अध्यादेश लाने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित की गई है भारतीय संसद के अकॉर्डिंग। वो क्या है, अध्यादेश लाने की शक्ति 1861 में किसको दी गई थी, वायसराय को दी गई थी। केंद्रीकरण की जगह क्या किया जाने लगा, विकेंद्रीकरण। पहले क्या किया गया था, पहले किया गया था बंगाल को, बंगाल के अधीन क्या किया गया था, मद्रास और बम्बई को रखा गया था। लेकिन अब विकेंद्रीकरण, तो पूछ लेंगे पहली बार विकेंद्रीकरण किस अधिनियम में किया गया, तो 1861 में किया गया। इसमें क्या किया, मद्रास प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। ठीक है, तो कुछ कुछ अध्यादेश याद रखना है इसमें, मंत्रिमंडलीय नींव रखी जानी है, और विकेंद्रीकरण 3 भारतीयों को मनोनीत करने किया गया। तो ये पूछ लेगा किसके तहत 3 भारतीयों को किया गया, तो ये किया गया। उसके बाद में आता है 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इसको क्या है, मार्ले मिंटो सुधार भी कह देते हैं, मार्लो मिंटो सुधार। ये क्या है, सचिव थे। ये जीडी में पूछा गया था एक बार क्वेश्चन, कि इसमें भारत परिषद अधिनियम में मार्ले, तो ये कौन थे, सचिव थे, और मिंटो क्या थे, वायसराय थे, वायसराय। ठीक, तो सबसे पहले क्या है, इसमें एक चीज और है, वायसराय की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाला प्रथम विधि सदस्य जो भारतीय था वो कौन था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, तो ये भी कई क्वेश्चन पूछा गया है कि विधि सदस्य के रूप में पहला भारतीय कौन चुना गया था, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा चुने गए थे। बजट पर वाद विवाद और प्रश्न पूछने की अनुमति पहली बार 1909 के उसमें ही दी गई। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, पृथक निर्वाचन मंडल विभिन्न एग्जामों में की शुरुआत कब हुई, तो पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत 1909 के अधिनियम के तहत हुई थी। इसमें क्या है, मुसलमानों को अलग से पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया। इसका मतलब ये होता है कि एक क्षेत्र होगा, उस क्षेत्र में मुस्लिम ही खड़ा होगा और मुस्लिम ही उसके लिए वोट डालेंगे, बाकी जनता मुंह देखेगी। सीधा सीधा ये प्रावधान था। इसके तहत क्या है, सांप्रदायिकता की नींव शुरू हुई भारत में। तो पूछ ले, भारत में सांप्रदायिकता की नींव किस अधिनियम के तहत शुरू हुई, तो आप बता दो बेझिझक, 1909 के तहत क्या हुई, शुरू हुई। उसके बाद में क्या है, 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ये मॉन्टेग्यू सचिव था, सचिव स मतलब सचिव, और ये व मतलब वायसराय सुधार। ये क्या है, भारत परिषद अधिनियम 1919। और इसको क्या है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। इसमें क्या किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पिछली बार पूछा गया है पैट में। अब देखें, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की शुरुआत की गई, प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात कही गई, प्रांतों में द्वैत शासन शुरू किया गया, लोक सेवा आयोग के गठन, ली आयोग की सिफारिश पर किए जाने का प्रावधान किया गया, पृथक निर्वाचन मंडल को बढ़ाया गया, जो यहाँ पर केवल केवल मुसलमानों को दिया गया, अब यहाँ पर आकर सिखों को, ईसाइयों को, यूरोपियों को, जो आंग्ल भारतीय थे भारत में रहने लगे, उन वहां तक क्या किया गया, इसको विस्तारित किया गया। तो मोटा मोटा इसमें क्या याद रखना है, केंद्र में द्विसदनात्मक, प्रांतों में द्वैत शासन, और प्रत्यक्ष निर्वाचन। पहले अप्रत्यक्ष होता था, किसी को चुन लिया ऐसे ही, पहली बार प्रत्यक्ष मतलब वोट पड़वाए गए। लोक सेवा आयोग 1900 गठन 1926 में, किसकी, कौन से आयोग की सिफारिश पर, ली आयोग की सिफारिश पर। और ये बहुत ही जरूरी है, पृथक निर्वाचन मंडल का विस्तार कहाँ तक कर दिया गया, सिख, ईसाई और अंग भारतीय तक, यानी यूरोपियन तक। अब आया भारत परिषद अधिनियम 1935, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 4 क्वेश्चन आ चुके हैं, आप पेपर उठा के देखें पैट का, 4 क्वेश्चन सीधे सीधे। संघीय प्रणाली की शुरुआत की गई, संघीय मतलब जो आज की व्यवस्था दिखती है भारत में, वो क्या है, यही थी संघ। संघ होगा मतलब केंद्र होगा, प्रांत होंगे,
और आपस में साझा शक्तियां करेंगे। संघ का मतलब यही होता है सीधा सीधा। केंद्र में क्या है, द्वैध शासन की बात कही गई, केंद्र में द्वैध शासन, वहां पर प्रांतों में द्वैध शासन की बात कही गई थी पिछले वाले में, ठीक है, 1919 में। 3 सूचियां पहली बार सामने आई जो आज हमें दिखती हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्धित सूची। प्रांतों में द्वैध शासन खत्म, क्या कर दिया, द्वैध शासन शुरू कर दिया, अर्थात समाप्त कर दिया, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। और किसकी बात कही गई, प्रांतीय स्वायत्तता की बात कही गई। 1937 में संघीय न्यायालय, किसकी बात कही गई, संघीय न्यायालय। तो पूछ लेगा संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई, ये शायद दिल्ली में की गई थी, शायद क्या दिल्ली में ही की गई थी संघीय न्यायालय की स्थापना। इसके तहत बर्मा को मतलब किस अधिनियम के तहत अलग किया गया, बर्मा जो आज का म्यांमार है, ठीक है, म्यांमार, इसको क्या किया गया, इसको 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में भारत से अलग कर दिया गया। इसकी आरबीआई की स्थापना इसी अधिनियम के तहत की गई। दलित महिला मजदूर तक पृथक निर्वाचन मंडल को क्या कर दिया गया, विस्तारित कर दिया गया। लोक सेवा आयोग और संयुक्त सेवा आयोग को भी इसमें क्या गया, बनाया गया, ठीक है। तो इसमें ये कुछ मतलब क्या है, ये हमने विकास क्रम, इसमें क्या है 1947 का आएगा, उसमें भारत को स्वतंत्रता मिलेगी, भारत पाकिस्तान विभाजित होंगे, और क्या है, संविधान सभा का निर्माण होगा, तभी तो संविधान बनेगा। ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक आप ऐसे ही देखते रहें सृष्टि द फ्यूचर। धन्यवाद।